चलिए, तो कूलाम का नियम हम लोग पढ़ लिए थे। अब हमको देखना है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, क्योंकि कूलाम का नियम क्या था? कूलाम का नियम बल के बारे में था, और बल का हमको क्या देखना है? सदिश स्वरूप देखना है, ठीक ना। तो हम लोग बल का देखिए, आप लोग बैठ जाइए, नौटंकी मत कीजिए, ठीक ना। अच्छे बच्चे की तरह बैठ के पढ़िए, ठीक ना, और नहीं तो क्लास से जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलिए, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है? हाँ? कुछ बोलिए। उदंड बच्चों की तरह बैठ के, एक तो लॉकडाउन में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ नहीं रहा, गजब का हाल है। देखिए, यहाँ पे एक आवेश है Q1, ठीक। पीछे से हाँ बोलते नहीं, ठीक ना। और यहाँ पे एक आवेश है Q2, ठीक है। समझ में आ रहा है? दो आवेश है, ये एक दूसरे से r दूरी पर है, ठीक। अब देखिए, ये जो आवेश है, इस आवेश पर अगर दोनों प्लस है तो इस दिशा में क्या करेगा? प्रतिकर्षण लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो बल किस पे लग रहा है? दो पर। कौन लगा रहा है? एक लगा रहा है। फोर्स किस पे लग रहा है? दो पर। और कौन लगा रहा है? एक। तो जिस पे लग रहा है उसको पहले, और जो लगा रहा है उसको बाद में, ठीक। तो बल की दिशा किधर से किधर है? एक से दो की ओर है, तो R12 लिख देंगे, R12। बल की दिशा एक से दो की ओर है। अब देखिए, वैसे ही दो वाला एक वाले को क्या कर रहा है? एक वाले को इधर प्रतिकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो किस पे बल लग रहा है? एक पे। किसके वजह से लग रहा है? दो की वजह से, ठीक। और इसकी दिशा किधर है? दो से एक की ओर है। इसकी दिशा किधर है? R21 है, ठीक। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, आवेश एक पर आवेश दो के कारण जो बल होगा, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल जो होगा निकाला जाए तो क्या होगा? आवेश किस पे बल लग रहा है? आवेश Q1 पर। तो 1 पे बल लग रहा है, किसके वजह से? 2 के वजह से। तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ये क्या होगा? R। और देखिए, 1 पर बल लग रहा है, किसके वजह से? 2 के वजह से। इस पे बल लग रहा है, इसके वजह से। तो इधर से इधर की ओर बल लगेगा, तो R क्या लिखेंगे? 2 1 लिख देंगे इसको। अब इसी को आपने क्लास 11th में अगर पढ़ा होगा, वैसे हाँ, क्लास 11th में पढ़ा होगा कि R21 का जो एकांक वेक्टर होता है उसको लिखते हैं वेक्टर R21/R, ये लिखा जाता है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और इंटू R21/R वेक्टर। इसको अगर लिखा जाए F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यू, और ये वेक्टर R21 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है इतना? इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल निकालेंगे। आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, Q1 के कारण बल जब ये निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए, F किस पे बल लग रहा है? 2 पर। किसके वजह से? 1 की वजह से। 2 पर 1 की वजह से। तो बल की दिशा किधर है? 1 से 2 की ओर है। तो हम क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? R12, क्योंकि बल की दिशा क्या है? 1 से 2 की ओर है। 2 पे जो बल लग रहा है वो 1 से 2 की ओर लग रहा है ना। इतना बात समझ में आया? और जैसे हमने यहाँ पे किया है R12 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R12/R हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पे रख देते हैं तो क्या होगा? F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब, और ये क्या हो जाए? R21/12। मतलब ये वाला इसके जगह पे रख देंगे तो ये चीज़ आएगा। तो ये हमारा हो गया,
ठीक। अब एक बात देखिए कि अगर हम लोग जानते हैं कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, होता है कि नहीं, दो बराबर किंतु विपरीत सदिश, इसको विपरीत सदिश बोला जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RQ, और ये माइनस R12 वेक्टर, 21 वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस इसके जब माइनस में ये लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये माइनस को अगर आगे लिख लिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RQ, और ये R21 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बल क्या हैं, बराबर किंतु विपरीत हैं, ये दोनों बल बराबर किंतु विपरीत हैं। तो हम बोल सकते हैं कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम के को फॉलो करता है कि नहीं करता है? बताइए मित्रों, करता है कि नहीं करता है? हाँ, करता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूटन का जो तृतीय नियम है, कौन सा नियम होता है वो? तृतीय नियम कौन सा है, बताएंगे? हाँ, अरे गधो, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? हाँ, कौन सा नियम है न्यूटन का तृतीय नियम? क्रिया प्रतिक्रिया। हाँ, ठीक। तो वही ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, बराबर किंतु विपरीत, इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक ना। तो हम इसको मिटाते हैं। इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक ना। इसमें कोई समस्या नहीं ना है? चलिए, तो कूलाम का नियम हो गया, ठीक ना। कूलाम का नियम हो गया, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हो गया। अब एक बात आता है कि हम लोग एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया है, उसको देख लेते हैं, परावैद्युतांक के बारे में। परावैद्युतांक, इसको आप कैपिटल के से डिनोट करिए या फिर इसको आप एप्सिलॉन आर से डिनोट करिए, ठीक है। इसको तो पहले दो नाम से जानते हैं, परावैद्युतांक कोई बोलता है या इसको बोलता है सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता बोले या परावैद्युतांक बोलिए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसको या तो कैपिटल के बोलिए या फिर इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट कीजिए, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ये होता क्या है, तो आप सिंपली इसको बोल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिंपली होता है निर्वात की विद्युतशीलता, कि जो होता है माध्यम की विद्युतशीलता, तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं K इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि परावैद्युतांक क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? कहीं कहीं एक और डिफिनीशन होता है, देखिए क्या, कि मान लीजिए दो आवेशों को हम लोग क्या किए, दो आवेशों को मैंने, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, ठीक है, वायु में। कहाँ पे? वायु में अथवा निर्वात में। तो इसके मध्य जो बल लग रहा है F इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और इसी दोनों आवेशों को हम लोग क्या कर दें, किसी ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक क्या हो, जिसका परावैद्युतांक कुछ हो, ठीक है। ये Q1 Q2 और R डिस्टेंस में है, तो इसको मैंने किसी माध्यम में रख दिया, ठीक ना। तो ये अब जो बल, ये हमारा, ये किसके लिए है, वायु अथवा निर्वात के लिए।
और एफ ये क्या होगा माध्यम के लिए, ये क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 1 तथा 2 को भाग दे दीजिए। किसको? समीकरण 1 तथा 2 को भाग दीजिए। जब भाग देंगे तो F वायु बट्टा क्या होगा F माध्यम बराबर, ये सारे वैल्यूज़ को अगर रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये पूरा इससे ये कट गया, एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, बचेगा क्या? बचेगा क्या? के। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, ये 1/k है ना, ऊपर जाएगा तो के होगा। हम लोग लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एफ वायु तथा एफ माध्यम, यानी कि क्या होता है, यानी कि ये बोल सकते हैं, एक और डेफिनेशन यहाँ से बनता है कि निर्वात अथवा वायु में रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये परावैद्युतांक के क्या होता है, ये मात्रकहीन राशि होता है, मात्रकहीन होता है, इसमें मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन होता है। ठीक है, पहला बात ये, इसका जो मान होता है वायु के लिए 1 होता है। किसके लिए? वायु के लिए अथवा निर्वात के लिए 1 होता है, अथवा निर्वात के लिए 1 होता है। इसका मान धातुओं के लिए अनंत होता है, धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। और के का मान ग्रेटर देन होता है अन्य माध्यमों के लिए, मतलब इसका मान 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक ना, अन्य माध्यम के लिए। मतलब आपको अगर ऑप्शन में दे दे कि बताइए इसमें से कौन सा परावैद्युतांक हो सकता है, तो आप उस ऑलवेज 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक ना, 1 से कम नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या बता रहे हैं हम। अब इसका काम क्या होता है, तो परावैद्युतांक क्या करता है, दो माध्यमों के बीच लगने वाले बल को कम कर देता है, ठीक ना, दो माध्यमों के बीच लगने वाले बल को कम कर देता है। तो ये आपको परावैद्युतांक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग। चलिए, तो ये परावैद्युतांक वाला काम हो गया हमारा। और आगे कुछ टॉपिक है, जैसे हमारा आगे टॉपिक है क्या कहते हैं उसको, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लाइन में बहुत लोग हैं। ठीक है, अगले वीडियो में देख रहे हैं। चलिए।